एयर प्रेशर के पार्ट 2 क्लास में हम लोगों ने एयर प्रेशर क्या होता है और उसके हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन की बात की थी। आज के क्लास में हम लोग एयर प्रेशर के वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे और कुछ और फैक्टर्स की भी बात करेंगे। सबसे पहले जो एयर प्रेशर है, इस एयर प्रेशर में जो डिफरेंस है एयर प्रेशर के घटने की जो दर है वो कोई सार्वभौम नियम से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि वह कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। जो हवा का दबाव है उसके घटने की दर असमान है, क्योंकि हवा के घनत्व, तापमान, जल वाष्प की मात्रा तथा गुरुत्वाकर्षण शक्ति का इस पर प्रभाव पड़ता है। यदि दिन और रात के प्रेशर डिफरेंस को यदि हम लोग मापेंगे तब भी अंतर आएगा। सीजनल वेरिएशन है उसका अंतर आएगा। तापमान सूर्य से कहीं पर ज़्यादा या कम है उसका वेरिएशन आएगा, क्योंकि तापमान घनत्व को प्रभावित करता है। जल वाष्प की मात्रा यानी कि सीजन की बात यदि करें तो यदि जल वाष्प की मात्रा ज़्यादा है या कम है तो वो भी इसके वितरण को प्रभावित करेगा। तो इसलिए इसमें कोई सार्वभौमिक आनुपातिक संबंध तो नहीं है, लेकिन मोटे तौर पर हम लोग कह सकते हैं कि जैसे जैसे आप ट्रोपोस्फेयर तक ये लागू होता है कि जैसे जैसे ट्रोपोस्फेयर में आप धरातल से ऊपर जाते हैं तो प्रति 300 मीटर की ऊंचाई पर 34 मिलीबार औसत रूप से वायु दाब में कमी आती है। यह भी एक सिर्फ औसत है। जो कुछ एस्टिमेट्स है अलग अलग मेट्रोलॉजिस्ट के द्वारा, उसमें कुछ ऊंचाई, प्रत्येक ऊंचाई पर हम देखेंगे, जैसे यहाँ धरातल पर 1013.25 मिलीबार यहाँ पर एयर प्रेशर होता है और ऊंचाई पर बढ़ने के साथ इसमें कमी आती है। जैसे तकरीबन 5.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर यदि आते हैं तो ये आधा रह जाता है, यानी जो यहाँ पर प्रेशर है 1013, इसका आधा, तकरीबन आप कह सकते हैं तकरीबन 500 मिलीबार के आसपास। 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर यदि आप आते हैं तो 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये 899 मिलीबार रह जाता है तथा तापमान 8.5 डिग्री सेल्सियस ही रह जाता है, जबकि धरातल पर यह तापमान, औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के करीब है। 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर यदि आप जाते हैं तो 785, 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर 700 मिलीबार, 4 किलोमीटर की ऊंचाई पे 617 मिलीबार, 5 किलोमीटर की ऊंचाई पे 540 मिलीबार, 10 किलोमीटर की ऊंचाई पे 265 मिलीबार, 30 किलोमीटर की ऊंचाई पे 12 मिलीबार और 60 किलोमीटर की ऊंचाई पे सिर्फ 0.22 मिलीबार ही रह जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जा रहे हैं तो वायु का या हवा का घनत्व कम होता जा रहा है और कम होते हुए घनत्व के कारण एयर प्रेशर भी कम होता जाता है और यह काफ़ी तेज़ी से कम होता है। टेम्परेचर में यदि हम देखें तो ट्रोपोस्फेयर तक यानी 8 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो बदलाव है वह तकरीबन कह सकते हैं मोटे तौर पे, ये एक रफ आइडिया है कि प्रति किलोमीटर पर 100 मिलीबार के आसपास, 100 या प्लस माइनस 10, 100 मिलीबार के आसपास दबाव में कमी आती है। यानी मोटे तौर पे कह सकते हैं कि यदि यहाँ 1000 मिलीबार हम मान लें तो 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 900 मिलीबार, 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर 800 मिलीबार, 300 किलोमीटर की ऊंचाई पर 700 मिलीबार, 4 किलोमीटर पर 600 मिलीबार और 5 किलोमीटर पर 500 मिलीबार या 540 मिलीबार, एक्यूरेटली कहें तो 540 मिलीबार औसत दबाव है। यह दबाव समय के साथ परिवर्तित होगा, यह सिर्फ और सिर्फ एस्टिमेशन है, लेकिन मोटे तौर पर याद रखने के लिए आप कह सकते हैं कि प्रति 100 किलोमीटर की ऊंचाई पे, शुरुआती ऊंचाई में तकरीबन आप कह सकते हैं 6-7 किलोमीटर की ऊंचाई तक, प्रति 100
मिलीबार का अंतर आएगा, कमी आएगी 1 किलोमीटर ऊंचे जाने में, और इसीलिए ये तकरीबन आधा हो जाता है 5.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर। तो एयर प्रेशर, चूंकि गुरुत्वाकर्षण की कमी होती है इसलिए एयर प्रेशर में बदलाव आता है, और ये जो वर्टिकल एयर प्रेशर है वह धीरे धीरे जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे कमी आती है। दूसरी बात जो हमने बात कही थी कि यदि मान लीजिए कि आप माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पर यहाँ पर हैं, और माउंट एवरेस्ट पर यदि आप हैं तो आप 8,848 मीटर धरातल से ऊपर है, यानी हवा के स्तंभ का जो भार है वह 8,848 मीटर छोटा है। तो छोटा स्तंभ कम भार या कम दबाव, बड़ा स्तंभ यानी धरातल पर सी लेवल पे सबसे ज़्यादा लंबा कॉलम है इसलिए उसका भार सबसे ज़्यादा होगा, इसलिए इसको हम कहेंगे कि यहाँ पर एयर प्रेशर ज़्यादा होगा। अब इसके बाद हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर ली, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर ली, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस की बात कर ली, डेंसिटी और इसके रिलेशनशिप को भी हम लोगों ने देखा। अब हम इससे जुड़े हुए एक और पहलू को डिस्कस करने जा रहे हैं और वो है विंड। विंड को आप कह सकते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है एयर का, एयर के हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को हम लोग विंड कहते हैं। और ये जो विंड क्रिएट होता है वो एयर प्रेशर के डिफरेंस के कारण होता है। वायु के दबाव में जहाँ अंतर आएगा विंड का मूवमेंट शुरू होगा। यदि बहुत दूर दूर तक एयर प्रेशर एक जैसा है तो हमारे धरातल पर बिल्कुल शांत अवस्था रहेगी, पैरों की पत्तियों का हिलना नहीं के बराबर होगा, क्योंकि दूर दूर तक सभी जगह प्रेशर डिफरेंस है ही नहीं। यदि डिफरेंस नहीं है तो हवा एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट नहीं करेगा। प्रेशर ग्रेडियंट की बात हम लोग पहले ही कर चुके हैं। अब हम लोग आ रहे हैं एक और फैक्टर की बात कि यदि पृथ्वी घूमती नहीं, यदि यह फिक्स रहता, रोटेशन इसमें नहीं होता, तो यह सिंपली हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरह विंड का मूवमेंट होता है। ये जो डॉटेड एरो है इस तरह से मूवमेंट होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि ये जोन जो है ये हाई प्रेशर का है, तो इस हाई प्रेशर से स्ट्रेट सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से ये लो प्रेशर की तरफ मूव करता है। या यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जैसे ये हाई प्रेशर है ये लो प्रेशर है, तो हाई से लो की तरफ स्ट्रेट लाइन में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से ये मूव करता है। लेकिन चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है और पश्चिम से पूरब की तरफ घूमते हुए कोई भी पार्टिकल जो मूव कर रहा है उस पर कोरियोलिस प्रभाव पड़ता है, और कोरियोलिस प्रभाव के कारण इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हो जाता है, बदलाव आ जाता है। और ये जो बदलाव है वह एक नियम पर आधारित है जिसको कोरियोलिस महोदय ने सबसे पहले बताया था, लेकिन उसको थ्योराइज करने का श्रेय फेरल महोदय को जाता है, इसलिए इसको फेरल्स लॉ कहते हैं। कोरियोलिस इफेक्ट एंड फेरल्स लॉ। इफेक्ट को सबसे पहले मैथमेटिशियन कोरियोलिस साहब ने बताया और फेरल महोदय ने उसे कंप्लीटली थ्योरी का रूप दिया, जिसमें उन्होंने ये बताया कि यह कैसे, कितना और कहाँ और कब होता है, इसको उन्होंने एक्सप्लेन किया, मैथमेटिकल फॉर्मूला में कन्वर्ट किया। तो ये जो विंड का डायरेक्शन है इसमें आप देख रहे हैं कि विंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अपनी दाहिनी ओर मुड़ जाती है। जैसे दाहिनी ओर का मतलब ये हमारे अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए हमारा जो राइट होगा वो इसका लेफ्ट होगा। तो यहाँ विंड जो है ये यहाँ से इक्वेटर की तरफ जा रहा है, इक्वेटर की तरफ जाते हुए इसके डायरेक्शन में ये बदलाव आ रहा है और यह अपनी दाहिनी ओर मुड़ रहा है। ठीक इसी तरह से इस एरो का हेड और हमारा हेड एक पैरेलल है, एक जैसा है, तो यहाँ पर विंड का मूवमेंट भी वही सेम चीज़ है। विंड यहाँ जैसे ही मूवमेंट हुआ, अर्थ के रोटेशन के कारण यह अपने दाहिनी ओर मूव कर दिया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कोरियोलिस इफेक्ट हमें यह बताता है कि विंड के मूवमेंट, विंड जैसे ही मूव करेगा, मूव करते हुए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यह अपनी दाहिनी ओर मुड़ेगा और साउदर्न हेमिस्फीयर में यह अपनी बाईं ओर मुड़ेगा। ये इसका नेचुरल डायरेक्शन होता है यदि नॉन रोटेटिंग अर्थ होता तो, लेकिन रोटेटिंग अर्थ में यह अपनी बाईं ओर मुड़ रहा है। यहाँ पर देखें तो ये स्ट्रेट ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये अपनी बाईं ओर मुड़ रहा है और इस तरह से विंड का डिफ्लेक्शन होता है। तो
wind is deflected to the right in northern hemisphere and wind is deflected to the left in southern hemisphere. ये था आपका कोरियोलिस इफेक्ट और फेरेल्स लॉ। अब विंड के कुछ और पहलू की बात हम लोग करने जा रहे हैं और उसमें से एक पहलू है जिसे हम लोग कहते हैं जियोस्ट्रॉफिक विंड। जियोस्ट्रॉफिक विंड का मतलब हुआ कि कोई भी विंड जो कि अर्थ के डिफरेंट स्ट्रक्चर और रिलीफ के कारण मॉडिफाई नहीं होता, उसमें कोई रुकावट नहीं आता और रुकावट के बिना वह निर्बाध रूप से आगे बढ़ता है। आमतौर पे 3-4 किलोमीटर की ऊंचाई पर ग्राउंड से यदि आप जाएंगे तो इस तरह का विंड बहता है और ये ऑलमोस्ट लैटिट्यूड के पैरेलल बहने लगता है और इस पैरेलल बहने वाले पवन को हम लोग भूविक्षेपी पवन या जियोस्ट्रॉफिक विंड कहते हैं। अब इसमें इस डायग्राम से हम लोग समझने की कोशिश करें। ये जो आप देख रहे हैं जियोस्ट्रॉफिक विंड और कोरियोलिस इफेक्ट और प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, तो इसमें दो चीज आप देख रहे हैं। पहला जो है वो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है जो कि हाई से लो प्रेशर की तरफ इसको खींचता है। दूसरा इफेक्ट है कोरियोलिस इफेक्ट। कोरियोलिस इफेक्ट जो है वो डिफ्लेक्ट करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दाहिनी ओर, साउदर्न हेमिस्फीयर में बाईं ओर। तो इस तरह से कोरियोलिस इफेक्ट विंड को डिफ्लेक्ट करा रहा है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जो है उसको ये कर रहा है। एक और फोर्स इसमें यदि हम देखें तो आप कह सकते हैं कि इस दोनों प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स और कोरियोलिस इफेक्ट के एग्जैक्टली सेंटर्स में ये अपने आप को बैलेंस करेगा, जिसको जियोस्ट्रॉफिक विंड कहेंगे। तो जैसे जैसे ऊंचाई पर विंड ऊपर उठ रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे की तरफ खींच रहा है और ये जो इफेक्ट है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स वो उसको ऊपर की तरफ ले जा रहा है, क्योंकि ऊपर में कम प्रेशर है, नीचे ऊपर कम प्रेशर है और नीचे धरातल पर ज़्यादा प्रेशर है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड ऊपर मूव कर रहा है। मूव करते हुए ये जैसे जैसे मूव कर रहा है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अपनी दाहिनी ओर मुड़ेगा और साउदर्न हेमिस्फीयर में अपनी बाईं ओर मुड़ेगा। ये है कोरियोलिस इफेक्ट। तो प्रत्येक लेवल पर यह अपनी दाहिनी ओर मुड़ता जाएगा और उसको बैलेंस करेगा दूसरा प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स और कोरियोलिस इफेक्ट फोर्स। तकरीबन 3-4 किलोमीटर की ऊंचाई पर आते आते विंड का जो डायरेक्शन है वो वर्टिकल नहीं होता बल्कि तिरछा होते होते ऑलमोस्ट वो पैरेलल हो जाता है और किसी अक्षांश के ऊपर वो लगातार रोटेट करता है और उसे हम लोग कहते हैं जियोस्ट्रॉफिक विंड, जो कि पैरेलल टू लैटिट्यूड या पैरेलल टू आइसोबार होता है। जो हम लोग कोरियोलिस इफेक्ट की बात कर रहे थे, कोरियोलिस इफेक्ट के कुछ इंटरेस्टिंग पहलू की हम लोग बात करेंगे। पृथ्वी की घूर्णन शक्ति जो है जिससे कि विक्षेपण होता है, इसको 1792 में गणितज्ञ महोदय कोरियोलिस जी कोरियोलिस महोदय ने बताया था। इस नियम में कुछ एग्जाम्पल हम बताएं, जैसे 1.6 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से उत्तरी ध्रुव से छोड़ी गई मिसाइल जिसे न्यूयॉर्क पे टारगेट किया गया है, वह न्यूयॉर्क में नहीं गिर के शिकागो में गिरेगा। शिकागो में इसलिए गिरेगा कि प्रत्येक दूरी पर जाने पे, प्रत्येक ट्रेवलिंग जैसे जैसे मिसाइल आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे कोरियोलिस इफेक्ट इस पर काम कर रहा है और वह नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अपनी दाहिनी ओर विक्षेपित होता जाएगा। इसी तरह से 120 मीटर प्रति सेकंड की गति से निकली हुई बंदूक की गोली 1 सेकंड में 2.5 मीटर विक्षेपित हो जाएगी। तो जो रेट ऑफ डिफ्लेक्शन इसमें आप देख रहे हैं कि सिर्फ 2.5 मीटर का विक्षेपण हो जा रहा है सिर्फ 1 सेकंड में। 1 सेकंड में वो 120 मीटर ट्रेवल कर रहा है और 120 मीटर की दूरी पर जाते हुए वो अपने टारगेट से 2.5 मीटर विक्षेपित हो जाता है। तो इसलिए जो भी बंदूक बनाने वाली कंपनी है वह 2.5 मीटर उसको करेक्ट करते हैं ताकि वो इसके विक्षेपण का प्रभाव नहीं के बराबर पड़े। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक फैक्टर जो है वो घर्षण भी है और घर्षण के कारण फ्रिक्शनल फोर्सेस के कारण विंड के डायरेक्शन में और स्पीड में परिवर्तन आता है। तो इस घर्षण से अलग होकर के पृथ्वी की ऊंचाई पर जो विंड चलता है जिसे हम लोग भूविक्षेपी पवन के नाम से जानते हैं। थैंक यू।